वेलकम चिल्ड्रंस। जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक वही पाठ लेके एक बार फिर मैं आपका निर्मल सर आपके पास उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में ही देख लिया है कि पौधे अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। कठिन शब्द है पोषण। आपने छठी कक्षा में ही इस शब्द का अर्थ जान चुका है। एक बार मैं फिर आपको याद कराऊंगा। प्रत्येक दिन आप अपने घरों में, खास करके इस लॉकडाउन में, जब आपके माता पिता बहुत सारी कठिनाइयों के बीच आपके पठन पाठन के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें एक ही चिंता हो रही है, आपका भरण पोषण कैसे हो। यहाँ भी पोषण शब्द है। यह पोषण क्या है? जब आप पूरे पाठ को देखेंगे आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। मैंने कहा कि पिछले अध्याय में जो आपने देखा था कि पौधों में पोषण, कि पौधे अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं। कैसे? आपके इस अध्याय में पहले ही पृष्ठ पर इसकी चर्चा की गई है और छठी कक्षा में इसे आपने पढ़ा भी है। कैसे करते हैं? पौधों में क्लोरोफिल होता है। पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही खाद्य पदार्थ का निर्माण संभव है। मैं प्रक्रिया पर नहीं जा रहा हूं। और जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। बच्चों, आपको यहीं से नए सिरे से छठी कक्षा से हटकर 7वीं कक्षा में आकर आपको फिर से एक बार इस क्लोरोफिल को नए संदर्भ में लेके आगे बढ़ना है। पोषण शब्द को नए तरीके से लेके आगे बढ़ना है। हमने कहा कि क्लोरोफिल के अभाव में प्राणी अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी। इन्हें परपोषी कहा जाता है। परपोषी आप किसे कहेंगे? छठी कक्षा में आप जान चुके हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और जंतु क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं, जिस कारण वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी अपना पोषण वे स्वयं नहीं कर सकते हैं। वे अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। और जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, उसे हम कहेंगे परपोषी। सभी जंतु किस श्रेणी में आते हैं बच्चों? परपोषी श्रेणी में। आपके पाठ के पहले पृष्ठ में एक सारणी दी हुई है। मैं सारणी पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, जिसमें पहले टेबल पर कॉलम में कुछ जंतुओं का नाम है, दूसरे कॉलम में वे क्या खाते हैं इसकी चर्चा है, और तीसरे कॉलम में वे भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं इसकी चर्चा है। यह सारणी अधूरी है, जिसे आपको पूरा करना है। पाठ का शुरुआत यहीं से है कि कौन सा प्राणी किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करता है और भोजन के रूप में क्या लेता है। यहाँ भी मैं बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आपके घरों में ढेर सारी छिपकलियां होंगी, आप देखते होंगे।
आप क्या करते हैं? उसे रोटी चावल दाल खिलाते हैं? आप कहेंगे नहीं, वे तो अपना भोजन स्वयं करती हैं। क्या? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी के अभी अपने घरों के छिपकलियों को देखें और आप समझने का प्रयास करें कि वे कैसे भोजन ग्रहण करती हैं। ढेर सारी चींटियां आपके आंगन में होंगी, आपके खेतों में होंगी। आप थोड़ा सा गंभीरता से गौर करें, वे भी भोजन करती हैं। क्या और कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। बच्चों, विज्ञान की कक्षा में हमेशा मैं कहता रहा हूँ, विज्ञान पढ़ने की चीज़ नहीं है, विज्ञान देखने और समझने की चीज़ है, करने की चीज़ है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी मम्मी कहती होगी, बेटा अंदर आ जाओ, देखो चील आ गया है। चील जिस तरह मम्मी आपको डराती है वैसा कोई भयानक नहीं है, एक पक्षी का नाम है। वह भोजन में क्या लेता है, खाता है और कैसे खाता है। यहाँ मैं आपको यह याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको देखकर समझना है कि कौन सा जीव, कौन सा जंतु। इसके लिए आपको कहीं पहाड़ पर नहीं जाना है, कहीं जंगल में नहीं जाना है, आपके घरों के आसपास में जो आपको दिखाई देता है आप समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत सरलता से इस साधन को आप पूरा कर लेंगे। ये आपके पाठ के पहले पृष्ठ में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे कुछ ऐसे जीवों पर जिन्हें शायद आपने देखा भी हो या नहीं भी देखा हो। अगर आपने देखा भी तो समझ में नहीं आया। एक जीव है, प्रोटोजोआ कुल से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण में एक वर्ग है प्रोटोजोआ। उस श्रेणी में एक जीव आता है अमीबा। अमीबा यह कहाँ पाया जाता है? यह साधारणतया ऐसे स्थानों में पाया जाता है जहाँ पानी जमा रहता है। इसको हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं तालाब। आप पहले से जान रहे होंगे, यह एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बार फिर ध्यान देना होगा। एक कोशिकी मैंने कहा, एक कोशिकी। यह क्या है? यह जो हमारा लंबा चौड़ा शरीर बना हुआ है, यह जो हमारा लंबा चौड़ा शरीर बना हुआ है, यह क्या है? कैसे बना? आप कहते हैं यह एक शरीर है और मैं कहता हूं यह करोड़ों नहीं अरबों शरीर है। अगर इसके इकाई रूप में आप जाएंगे, यह शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरी उंगली है, यह मेरा नाखून है। बच्चों, आप देखते जाएंगे धीरे धीरे जब इसके सूक्ष्म रूप पर आप जाएंगे, जाते जाते आपको अति सूक्ष्म इकाई मिलेगी जिसे विज्ञान की भाषा में कोशिका बोला जाता है। इसकी चर्चा 6ठी कक्षा में भी आपने सुनी है। किसी भी जीव की, इस सजीव जगत की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। इस जीव शरीर की जो रचना हुई है, चाहे वह पौधा हो या जंतु हो, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई कोशिका है। बच्चों, हमारे शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना और अंग से शरीर बना। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक कोशिका के ही हैं, जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका है। उसमें आपका अमीबा है। यह एक कोशिकीय जीव है। पाठ के शुरुआत में इसकी चर्चा की गई है। आपको समझना है कि यह अपना भोजन कैसे करता होगा। आप सब कैसे भोजन करते हैं आप बता सकते हैं?
आराम से रोटियां हाथ से तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और जीभ के द्वारा उसे नीचे धकेल देते हैं। पर अमीबा जो सिर्फ एक कोशिका का है, मैंने कहा कि कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग बनता है। जब वो एक ही कोशिका का है तो उत्तक की बात कहाँ है और अंग की बात कहाँ होगी? वह कैसे भोजन करता है? बच्चों, चित्रांकन में मैं बहुत माहिर नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिका का चित्र बनाने का प्रयास किया है। यह एक कोशिका है और अभी एक कोशिका के रूप में मैंने अमीबा को दिखाने का प्रयास किया है। यह एक अमीबा का चित्र है जो समान रूप से एक बाह्य दीवार से घिरा होता है। यह समान रूप से एक बाह्य दीवार से घिरा होता है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और बीच में एक केंद्रक होता है। आप ध्यान दें, एक केंद्रक होता है। यह जो घेरा मैंने बनाया है यह कोशिका झिल्ली है और बीच में एक केंद्रक होता है जिसमें, और यह जो खाली स्थान है, यह जो खाली स्थान है इसमें कोशिका द्रव भरे रहते हैं। अब समझना क्या है कि ये अपना पोषण कैसे करते हैं, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। बच्चों, प्रकृति ने जितने भी जीवों की रचना की उनके पोषण के लिए, सीधी भाषा में कहा जाए तो उनके भरण पोषण के लिए सारी सुविधाएं उनके शरीर से लेकर उनके आसपास उपलब्ध करा दिया है। अगर आज कोई भी प्राणी, चाहे वह मानव हो या कोई जानवर, अगर अपने पोषण के लिए किसी कठिनाई में है तो उसका बहुत बड़ा कारण प्रकृति से छेड़छाड़ है। हमने प्रकृति के व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया अपनी जरूरत के अनुसार, अपने स्वार्थ के कारण, और उसी कारण कहीं कहीं हमें कठिनाई हो रही है। अन्यथा प्रकृति ने सभी जीवों को पोषण का सब संसाधन उसके पास दिया है और उसके शरीर की रचना कुछ इस ढंग से की है कि उसे अपने पोषण के लिए किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। आइए हम लोग अमीबा की चर्चा कर रहे थे कि अमीबा जब एक कोशिकीय जीव है, अंग उसमें है नहीं, उसका मुंह होगा नहीं, दांत उसको होंगे नहीं, तो वह कैसे पोषण करता है। बच्चों, इसी चित्र को मैं थोड़ा सा आपको बताना प्रयास करता हूँ। कोशिकाओं में कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं जो आपने अपनी पुस्तक में भी देखा होगा या आप अपने मोबाइल पर भी ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। यह क्या है? यह जो संरचना मैंने अभी बनाया, यह क्या है? इसे कूटपाद बोला जाता है। कूटपाद पाद का मतलब पैर होता है। यह एक रूप में या कोशिका का पैर भी आप कर सकते हैं और दूसरे रूप में मुंह भी कर सकते हैं। कैसे? कोशिका, मैंने बोला कि अमीबा साधारणतया जलाशयों में यानी तालाबों में पाया जाता है और अपने भोजन के लिए यह तालाब में पाए जाने वाले शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम्स या अन्य कोशिकीय जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं? जब कोई इनके आसपास कोई खाद्य वस्तु दिखाई देती है, यह स्थान खाली है, दिखाई देता है,
यह जो कूटपाद है अपनी संरचना को बदलता है। बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। यह अपनी संरचना को बदलता है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों कूटपाद जो हैं वे आके मिल जाते हैं और जो खाद्य वस्तु है उसे वे घेरा में ले लेते हैं और फिर यहीं पर इसका पाचन भी होता है और शोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। आप पाठ में पढ़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में ही आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। पाठ मुख्य रूप से अमीबाग नहीं है, पाठ मुख्य रूप से मानव पोषण पर है, इसलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। बच्चों, अब हम आते हैं मानव पोषण। कोशिका एक कोशिकी जीव है। उसके थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हाइड्रा, जिसे हम लोग हाइड्रा के नाम से भी जानते हैं, वह कोशिकी जीव है, बहुत सूक्ष्म प्राणी। वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और उत्सर्जन कैसे करता है, इस पर बहुत आगे हम अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि इस संदर्भ में भी आप अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त करें। अगर आपको हाइड्रा के विषय में भी अधिक जानकारी की लगे कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं निश्चित रूप से हाइड्रा के पोषण के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। हाइड्रा एक बहुत ही सूक्ष्म प्राणी है। इस तरह का लगभग बनावट इसका होता है। मैंने पहले भी कहा कि मैं चित्रांकन में बहुत माहिर नहीं हूँ। एक तरफ से मैंने दिखाया कि यह कंप्लीट बंद है, सिर्फ एक तरफ इसमें लग रहा है कि खुलने का कुछ विकल्प है, ऑप्शंस हैं। यह सिर्फ एक ही दिशा से भोजन ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है और शोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। यानी भोजन इसी दिशा से लेता है और उत्सर्जन भी इसी दिशा से करता है। अभी शोषण और उत्सर्जन पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे आप समझ जाएंगे। आप सोचने का प्रयास करेंगे यह कैसे संभव है और यह क्यों होता है। आगे जब इस वीडियो का ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मानव पोषण पर। मानव पोषण, पोषण का साधारण मतलब हुआ दाल भात और रोटी, जिसे हम प्रत्येक दिन खाते हैं और बिना खाए हम रह भी नहीं सकते हैं। मैं तो रह लूँगा, लेकिन हमारा शरीर माने तब तो। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के लिए हमें पोषण की आवश्यकता है। अब इस पोषण में मानव शरीर में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार चाहूँगा कि सबका आपको नाम सुना दूँ। मैं बोर्ड पर लिखकर नहीं समझाऊंगा। मुख, सबसे पहले अगर रोटी होती तो मैं खा के आपको समझाता। जैसे बच्चों, यह एक खाने की वस्तु है, आप ये पहचानते होंगे। देखिए मैं इसे खा रहा हूँ, भूल के भी आप लालच न कर कीजिएगा। मैं आप तक पहुँचना नहीं पाऊँगा। मेरा वीडियो ऑनलाइन आप तक पहुँच सकता है, लेकिन
यह पॉपकॉर्न आप तक ऑनलाइन मैं नहीं पहुंचा सकता हूं। मैं इसे खा रहा हूं, समझ बनानी है। यह आपके निर्मल सर के पोषण का तरीका है। बच्चों, आप गौर करेंगे मैंने क्या किया। मुझे भोजन की आवश्यकता थी, मैंने हाथों से उठाया, मुंह में डाला। अर्थात हमारे पोषण का जो तरीका है और उसका जो चरण है, या सीधे भाषा में उसको हम लोग कहेंगे रास्ता। पहला रास्ता क्या है? हमारा मुंह। उसके बाद दूसरा रास्ता है, आप देखते हैं मैं निगल रहा हूं, ग्रास नदी। तीसरा रास्ता है अमाशय, जो मेरा फुला हुआ पेट आपको दिखाई दे रहा है। यह हमारे अमाशय के कारण है। बाकी बहुत सारे अंग हैं इसमें। छोटी आंत, नाम है छोटी आंत, लेकिन है काफी लंबी। उसके बाद बड़ी आंत, फिर आता है मलाशय, उसके बाद आता है गुदा। यह हमारे पाचन प्रणाली का, डाइजेस्टिव सिस्टम का से का एक प्रणाली है, या उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो अंग भाग लेते हैं उनका क्रमवार नाम है। आपको लग रहा होगा कि मैं पोषण की चर्चा कर रहा था, आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बच्चों, पोषण सुनने में जितना आसान शब्द है, वास्तव उसका अर्थ उतना आसान और सरल नहीं है। पोषण शब्द के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें आप समझ लेते हैं तो शायद इस पूरे सिस्टम को समझना आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आते हैं, आपने अंगों को जान लिया, अब आते हैं पोषण शब्द पर। मैंने कहा जितना सरल सुनने में लगता है, वास्तव में उतना सरल नहीं है। यह एक काफी जटिल प्रक्रिया है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे? इसमें पहला चीज आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, जैसे अभी मैंने पॉपकॉर्न मुंह में डाला, यह क्या है? मुंह में डाला मतलब अंदर डाला, यह है अंतर्ग्रहण। दूसरा चीज है पाचन। पाचन, अभी चर्चा इस पर मैं नहीं करूंगा। तीसरा चीज है अवशोषण। अवशोषण, पाचन का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, पचना। आप भी घर में कभी कभी चर्चा करते होंगे, आज खाना नहीं पचा है, आज खाना मेरा नहीं पचा, मतलब पाचन सही ढंग से नहीं हुआ। उसके बाद है परिपाचन। पाचन के बाद अवशोषण और फिर परिपाचन। बच्चों, मैंने कहा पोषण एक जटिल प्रक्रिया, आप समझने का प्रयास करें। अंतर्ग्रहण आप समझ चुके होंगे निर्मल सर को पॉपकॉर्न खाते हुए देखकर कि अंतर्ग्रहण क्या है। पाचन, मैंने कहा कि जो कुछ आप खाते हैं, अगर आपका पेट खराब हो जाता है कि आप कहते हैं कि खाना नहीं पचा, बहुत आपको सरल लग रहा होगा। अवशोषण, मैंने इस पर चर्चा नहीं किया है। और फिर आ रहा है परिपाचन, यहां भी पाचन है। उसके बाद है उत्सर्जन, आखिरी बात है उत्सर्जन।
बच्चों, इन शब्दों को समझने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा और आप बहुत ध्यान से इसे देखें। तब तक मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं अपने पॉपकॉर्न को ख़त्म कर लूँ। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आपने वीडियो को देखा। वीडियो को देख आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आपने देखा वह आपके शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर छुपे हुए पाचन प्रणाली का एक 3D एनिमेशन था। आप पहचानने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी जो पाचन प्रणाली है वह क्या है। इस वीडियो से को देखते हुए आपको अपने शरीर की पाचन प्रणाली यानी मुंह से लेकर आखिरी हिस्से तक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए उसी पर हम कुछ चर्चा आपस में करते हैं। बच्चों, आपने दाल के साथ रोटियां बहुत खाई होंगी। सूखा चना भी आपने चबाया होगा। आप समझने का प्रयास करें। जब आप दाल से रोटी खा रहे थे तो रोटी तो वैसे भी भीगी भीगी आपको लगती होगी, लेकिन जब आपने सूखा चना या जिसे अभी मैंने पॉपकॉर्न चबाया था, क्या सूखा हुआ आइटम है, इसे जब हम मुंह में चबाते हैं तो धीरे धीरे गीली हो जाती है। कैसे? अंतर्ग्रहण। मैं मुंह पर हूं। जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं यानी भोजन को अपने मुंह में डालते हैं, हमारे मुंह में बहुत सी लार ग्रंथियां हैं। वे क्या करती हैं, जब हम वैसे भी दिन भर जब कुछ नहीं खाते हैं तो हम देखते हैं हमारे मुंह से लार निकलते रहता है। कहाँ से आता है? ये लार ग्रंथियां लार छोड़ते रहती हैं और जब हम कुछ खाते हैं तो वह लार भोजन के साथ मिल जाता है, जो भोजन को मुलायम और गीला कर देता है। लार में एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या है? यह क्या करता है? बच्चों, जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आप भी जानते हैं। यह एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है। वह एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को, जो थोड़ा सा जटिल रूप में है, उसे साधारण रूप में बदल देता है, जिसे हम लोग माल्टोस कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्टोस। मजेदार शब्द है। आप बाजार में बिस्कुट बहुत खरीदते हैं,
बिस्कुटों के पैकेट में लिखा हुआ रहता है माल्ट से भरपूर। बच्चों, आपको लगता होगा यह माल्ट क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट हमने मुंह में डाला, चाहे वह आलू हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो या और रूप में हो, जो कार्बोहाइड्रेट हमने मुंह में डाला हमारे लार के साथ मिलकर वह माल्टोस में बदल जाता है। और माल्टोस कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है, जिससे भोजन हमारे शरीर के पोषण के लिए जो भोजन हमने अंतर्ग्रहण किया है मुंह के माध्यम से, आगे की प्रक्रिया के लिए वह सरल हो जाता है। अब अंतर्ग्रहण के क्रम में मैं चर्चा करूंगा कि जो कुछ हम चबाते हैं कैसे चबाते हैं। आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा तस्वीर आप देख लें। आपको तस्वीर दिखाई भी दे रहा होगा। आप तस्वीर को देखें और समझने का प्रयास करें कि जो भोजन हमने ग्रहण किया उसे हमने मुंह के आगे किस तरीके से भेजा है। हाँ, दांत की चर्चा कर रहा हूं। हम भोजन को चबाते हैं। बच्चों, एक बार फिर जो प्रथम पृष्ठ में चार्ट था उस पर हमें जाना पड़ेगा, कौन से जीव कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। और एक बार फिर हम छठी क्लास में जाने का प्रयास करेंगे कि जीवों का भोजन के आधार पर जीवों का कितना प्रकार है। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। जो सिर्फ साग खाते हैं यानी पौधों पर निर्भर होते हैं शाकाहारी हैं। जो सिर्फ दूसरे जंतुओं पर निर्भर हैं वे मांसाहारी, और जो दोनों पर को भोजन के रूप में लेते हैं वे सर्वाहारी। आपकी श्रेणी में है, हम स्वयं सोच सकते हैं। यह वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? यह वर्गीकरण हमारे दांतों पर हुआ है। आपके पाठ के तीसरे पृष्ठ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपके दांतों की चर्चा की गई है कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। बच्चों, जब आपने जन्म लिया था आपके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, और फिर धीरे धीरे आपके मुंह में दांत आने शुरू हुए। पहली बार जो आपके मुंह में दांत देखा गया था, आप अपनी तस्वीर खुद वीडियो में देख लें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके मुंह में पहली बार कितने दांत दिखाई दिए थे। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते 20 दांत आपके मुंह में आए थे, और फिर उम्र के धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए वे 20 दांत आपके टूट भी गए और दोबारा आपके मुंह में दांत आए। हो सकता है कि अभी भी आपके दांत कुछ ऐसे दांत हों बचपन के जो नहीं टूटे हैं, वे टूटेंगे, उनके जगह पर नए दांत निकलेंगे। जो बचपन के दांत थे उन्हें हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ। सब कुछ आपके पाठ में है। और जो दांत दूध के दांत टूटने के बाद आए उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ या अस्थायी दांत। बच्चों, जो दूध के दांत थे, मैं अंतर्ग्रहण को हटा रहा हूं। जो दूध के दांत थे उनकी संख्या 20 थी, उनकी संख्या 20 थी, और जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। और उन 32 में से 16 दांत ऊपर और 16 नीचे हैं। मैं तो खोल के अपना दांत नहीं दिखा सकता हूँ, परंतु 16 ऊपर हैं और 16 नीचे हैं। ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। किस तरह से? आप एक वीडियो एनिमेशन देखें, फिर मैं इस पर आगे चर्चा करता हूँ।
बच्चों, आपने देखा कि जो वीडियो एनिमेशन में अब हमें समझ बनानी होगी खाने के तरीके पर। बच्चों, आप अमरूद खाते होंगे, कैसे खाते हैं? अमरूद खाने के पूरे तरीके को आप समझने का प्रयास करें। आप एक का रस भी बड़ी मजे से चूसते होंगे। कैसे? अगर इस पूरे तरीकों को आप समझ बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे निचली जबड़े में 16 और ऊपर जबड़े में 16 है। हम अलग अलग खाद्य वस्तुओं के मामले में अलग अलग दांतों का इस्तेमाल करते हैं। जो सामने के 4 दांत दिखाई देते हैं, नीचे 4, ऊपर 4, ये किस काम में आते हैं? कुतरने के काम में आते हैं। कोई भी चीज़ को हम लोग काटते हैं इससे, इन्हें हम लोग कृंतक बोलते हैं। इन सीजर्स कैंची को बोला जाता है। लगभग उसी शब्द से मिलता जुलता इन सीजर्स इसका नाम रखा गया है। हिंदी में कृंतक, काटने वाला दांत। उसके बाद हमने अमरूद को बड़ी आराम से काट लिया। आगे जब हम बढ़ते हैं उसे चबाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चक्की में पीसते हैं, उसे पीसने की आवश्यकता पड़ती है। और तब ठीक कृंतक के बगल में 2 दांत नीचे जबड़ा में, 2 दांत ऊपर जबड़ा में, मतलब कृंतक के ठीक बगल में एक एक दोनों साइड दांत है, जिसे हम लोग रत्नक बोलते हैं। उसके बाद कुछ जब अधिक चबाने की आवश्यकता पड़ती है तो नीचे जबड़े में 4 और ऊपर जबड़े में 4, मतलब जो बीच का 4 दांत मैंने दिखाया, उसके बगल में एक एक दांत दोनों तरफ कृंतक रत्नक है। उसके ठीक बगल में दोनों तरफ 2-2 दांत अग्रचर्वणक है, जिसे हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर, अग्रचर्वणक, ये भी चबाने का काम करते हैं। उसके बाद जबड़ों के आखिरी हिस्से में 3 इधर और 3 इधर, 6 नीचे 6 ऊपर, 12 दांत होते हैं, जिन्हें चर्वणक बोला जाता है, मोलर्स। जब कोई ऐसा वस्तु हम लोग खाते हैं जिन्हें काफ़ी चबाने की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों अपने खाने के तरीका पर आप करेंगे कि उसे हम आखिरी दांत के आखिरी छोर पर ले जाते हैं और आराम से चबाते हैं। तो दांतों का प्रकार आपने समझ लिया। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें प्रत्येक दांतों को मैं अलग अलग आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझने का प्रयास करें। तो यह है हमारे दांतों का प्रकार। तो इस तरह से बहुत से जंतु हैं जिनके मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। इन्हें विषम दंती कहा जाता है, हेट्रोडोंट, विषम दंती। और इस विषम दंती में एक बात मुझे याद आया कि आपको मैंने कहा था दूध का दांत, दूध के दांत आपके 8 साल के उम्र तक में लगभग गिर जाते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ जंतु हैं जिनके जीवन काल में उन्हें 2 तरह के दांत प्राप्त होते हैं, इन्हें द्विदंती बोला जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने देखा कि दांतों का बहुत अच्छा भूमिका है हमारे पोषण में। और मुंह की भूमिका यह क्या है, मैंने चर्चा की थी लार की। लार क्या करता है, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है, वह कार्बोहाइड्रेट और या स्टार्च को सरल माल्टोस में बदल देता है।
इसे हम कैसे समझें बच्चों? इसके लिए एक काम आप करके देख सकते हैं। अभी हो सकता है आपके घरों में संभव नहीं हो, लॉकडाउन के बाद जब आपका विद्यालय खुले आप प्रयास करेंगे कि विद्यालय में करके देखेंगे। चावल आपके यहाँ बनता है जिसे हम लोग सीधे भाषा में भात कहते हैं। आप 1 चम्मच भात 2 परखनलियाँ लें। आपने प्रयोगशाला में परखनलियाँ देखी हैं, आप पहचान भी रहे हैं। 2 परखनलियाँ लें, 1 परखनली में 1 चम्मच चावल डाल दें आप भात, और 1 चम्मच चावल अपने मुंह में आप डालें। उसको चबाना है बच्चों, याद रखें, निगलना नहीं है, उसे चबाना है, और चबा के उसे आप बाहर निकाल लें और दूसरी परखंडी में डाल दें। 4-5 मिलीलीटर पानी दोनों परखंडियों में डाल दें अलग से, और 3-4 बूंद आयोडीन दोनों परखंडियों में आप डालें। आप पाएंगे जिस परखंडी में आप भात डाला था उसका रंग नीला हो गया है। कैसे? 6ठी कक्षा में भी इसकी चर्चा की गई है कि आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके नीला रंग तैयार करता है, और जब दूसरी प्रणाली में आप आयोडीन डालेंगे आप देखेंगे कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चों, यही हमारे मुंह के लार की भूमिका है। जो एंजाइम्स निकलता है मुंह में उसकी यही भूमिका है। वह क्या करता है कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है उसे सरल माल्टोस में बदल देता है, यानी सीधे हम लोग कह सकते हैं उसे डायरेक्ट चीनी में बदल देता है, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। और शर्करा के साथ आयोडीन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस कारण पहला जो प्रणाली था जिसमें हमने सीधे भात को डाला था, चावल को डाला था, उसमें कार्बोहाइड्रेट अपने जटिल रूप में था, शर्करा रूप में, स्टार्च रूप में था। वहाँ पर आयोडीन डालने पर रंग नीला हो गया, जबकि दूसरे में कार्बोहाइड्रेट अपना सरल रूप शर्करा के रूप में था, वहाँ पर कोई अंतर नहीं हुआ। बच्चों, यह तो हुई हमारे मुंह से निकलने वाले एंजाइम्स की बात। लेकिन दांत, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, आपने देखा कि जब तक मुंह भोजन को हम ढंग से नहीं चबाते हैं उसमें ढंग से लार या एंजाइम उसमें नहीं मिल पाएगा। और जब तक लार या एंजाइम उसमें ढंग से नहीं मिलेगा, जो कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में है, स्टार्च के रूप में है, वह सरल रूप में माल्टोस के रूप में या शर्करा के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके दांतों की भूमिका क्या है। इसलिए नियमित रूप से अपने दांतों की सफाई आवश्यक है। अगर आप दांतों की नियमित सफाई नहीं करेंगे क्या होगा? भोजन के कण आपके दांतों में फंसे रह जाएंगे, और हमारे मुंह में तरह तरह के जीवाणु होते हैं, इन्हें आप नहीं हटा सकते हैं, यह प्रकृति का देन है, इसे आप नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जब भोजन के कण दांतों में फंसे रह जाएंगे, वे क्या होंगे? धीरे धीरे सड़ेंगे, और जो जीवाणु मुंह में हैं वे उन्हें अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं, एसिडिक आइटम्स में उसे बदल देते हैं। और वह अम्लीय पदार्थ क्या करता है? दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है, और जो दांत बुढ़ापे में गिरना चाहिए वे दांत बहुत कम उम्र में गिरने लगते हैं, या मजबूरन हमें डॉक्टर के पास जाकर उन्हें उखड़वाना पड़ता है और उसके जगह पर नकली दांत लगवाना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी भी असावधानी बरतेंगे तो आपके दांतों का क्या हाल हो सकता है, एक तस्वीर आप सामने देखें, कैसे आपके दांत सड़ेंगे और क्या उसका फल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। आपके दांतों की बनावट जो वीडियो मैंने दिखाया था उसमें आपने देखा है कि दांतों की आपकी बनावट क्या है। अतः दांतों के संदर्भ में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दांतों की नियमित सफाई होनी चाहिए। सुबह शाम, सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद और शाम में भोजन के बाद हर हाल में
दांतों की सफाई होनी चाहिए। मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आगे हम चर्चा करेंगे पाचन, अवशोषण, परिपाचन और उत्सर्जन पर। धन्यवाद।